सीधा रुख करेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखिए, ये यहाँ से उत्तराखंड कितनी दूर है? उत्तराखंड कितना दूर है यहाँ से? 80 किलोमीटर। जो लोग ये बात कर रहे हैं, कम से कम उन्हें ये सोचना चाहिए, उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा गांव खाली हैं। 1000 गांव खाली हैं। बाकायदा बीजेपी की सरकार ने कमीशन बनाया, आयोग बनाया जानकारी करने के लिए कि आखिरकार गांव क्यों खाली हो गए। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी 5 साल सरकार रही, 1000 गांव खाली हैं, लाखों लोग वहां से पलायन कर गए। क्या उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी? कैराना से लखनऊ पहुंचने के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा जो कम समय में पहुंच जाओ। मैंने आखिरी घोषणा आखिरी बात फिर हम लोग जा रहे हैं। मैंने जिस समय आरएलडी और समाजवादी पार्टी के मिलकर के सांसद को जिताया था, उस समय मैंने ये कहा था कि इस हिस्से में जोड़ने के लिए अगर एक्सप्रेसवे बनाना पड़ेगा तो चलो, बीजेपी वालों ने गंगा एक्सप्रेसवे तो शुरू किया है, लेकिन बनाएंगे हम ही लोग। और इस हिस्से को आपसे जल्दी लखनऊ पहुंच जाए, 5 घंटे से ज्यादा समय न लगे, ऐसा एक्सप्रेसवे बनाएंगे जिससे आपकी लखनऊ की दूरी कम हो जाए। एक मिनट पूछिए, क्या कह रहे हैं? अरे ये कोई उनकी कही गई बात पे मैं क्या जवाब दूं? वो विद्वान आदमी है दिल्ली वाले, मैं क्या उनका जवाब? हम देते हैं टिकट, जिसकी भागीदारी होनी चाहिए, सब वर्गों को हमने टिकट दिया। अगर आप गठबंधन के प्रत्याशियों को देखोगे, सभी जाति के लोगों को मौका मिला। नहीं, आपने लखनऊ एक मिनट मैं एक बार कहूँ, पत्रकार साथी भाई, ये बताओ, पति पत्नी की टिकट क्यों काट दी? भाई ये हमसे टिकट पूछ रहे, हमने किसी को क्यों टिकट दे दी? भाई ये बताओ, जो रात भर लोगों को सोने नहीं देता, नहीं, वो बात नहीं है, झगड़े वाली बात नहीं है। जो एक व्यक्ति रात भर किसी नेता को सोने नहीं देता था, कभी किसी घर, कभी किसी घर, कभी किसी घर, और नेताओं को तोड़ता था। भाई बीजेपी के लोग बताएं, पति पत्नी को क्यों घर बैठा दिया? कम से कम दोनों की मिलाप करा दें आप। चलिए, जयंत हमारे साथ होंगे। तो ये थे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, जो इत्तेहाद की मजबूती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वोटरों से भी अपील करेंगे कि वो समाजवादी के हक में और इत्तेहाद के हक में वोट करें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में शोपिया के नौपुरा नदीगाम में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ है। फोर्सेज ने एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया है। फिलहाल हिफाजती दस्तों का ऑपरेशन जारी है। इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। जराये का कहना है कि अभी एक मिलिटेंट छुपा हुआ है, जिसकी तलाश जारी है। जिला शोपियान के कुछ ही किलोमीटर दूर नादीगाम में मौजूद है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिका इतला मिली थी कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए थे। तो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था, जितने भी एग्जिट और एंटर पॉइंट से उनको सीज कर दिया गया ताकि यहाँ से मिलिटेंट भाग न निकल पाए। तो पहले इनिशियल स्टेज में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी है जो है कॉर्डन जारी है। दूसरे मिलिटेंट की तलाश में सिक्योरिटी फोर्सेस लगी है। क्या अभी यहाँ पे दूसरा मिलिटेंट छुपा हुआ है या वो यहाँ से निकल चुका है, फिलहाल अभी जो है ये बताना मुश्किल है। लेकिन जराया से जो हमारे पास खबर है कि अभी भी है एक और मिलिटेंट शायद इस बस्ती में छुपा हुआ है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, शोपियान। कर्नाटक में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर उस्मान गनी को मकामी अदालत से जमानत मिल गई है। उन्होंने भारत माता की जय नारे के सिलसिले में मुतनाज़ा बयान दिया था। हिंदू तंजीमों ने अलकल पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई थी। गुज़िश्ता चंद दिनों से उस्मान गनी फरार थे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कारकुनों से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा बजट तरक्की पसंद बजट है और ये बजट नई उम्मीदों को परवान बख्शेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क बड़ी बीमारी से लड़ रहा है। पीएम ने कहा कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान से मुताल्लिक नजरिए में मुस्बत तब्दीली आई है। जदीद हिंदुस्तान की तख्लीक के लिए आत्मनिर्भर भारत जरूरी है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,000 करोड़ के आसपास की है। वर्ष 2013-14 में भारत का एक्सपोर्ट 2,85,000 करोड़ रुपए होता था। आज भारत का एक्सपोर्ट 4,70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। 7 साल पहले करीब $275 बिलियन का विदेशी मुद्रा रिजर्व हमारे देश के पास था। आज देश का विदेशी मुद्रा रिजर्व $630 बिलियन को पार कर गया है। वर्ष 2013 में देश में $36 बिलियन का विदेशी निवेश एफडीआई था। पिछले साल ये $80 बिलियन को पार कर चुका है। कोरोना के इस काल में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती से दुनिया का एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खुद इन्हिसारी मईशत की बात कही है। उन्होंने कहा कि पीएम सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। बात करने के लिए मौजूद हैं अरुण सिंह जी। सर, आज प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया बजट को लेकर, क्या कुछ एक संदेश आप लोग लेके जा रहे हैं? देखिए, सभी प्रदेश की राजधानी पे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता बैठे थे और सभी जिलों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। मंडल स्तर तक भी कई प्रदेशों में कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी को सामूहिक रूप से बैठ के सुने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें बताई है, किस प्रकार से गांव गरीब किसान के लिए वह कार्य कर रहे हैं और देश को नई ऊंचाई की वो ले जा रहे हैं, नए भारत के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक जो वाक्य है, एक एक बातें हैं, उसको कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जा करके अगले 15 दिन में उसका प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे अरुण सिंह जी, जिनका कहना है कि तमाम कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि ये सबके विकास वाला बजट है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं मरकजी वजीर ममलकत मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये न्यू इंडिया का बजट है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को शायद बजट समझ में नहीं आया है। बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी जी, आज वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े आप लोगों के साथ और बहुत सारी बातें उन्होंने बजट पे की। क्या कुछ खास बातें और क्या कुछ खास संदेश? सबसे पहला संदेश तो जो मुझे याद आता है वो 2014 का संदेश याद आता है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने तो ओथ लेते समय उन्होंने कहा था कि यह सरकार गरीबों को, किसानों को, वंचितों को समर्पित है। और वो भाव आज के बजट में भी दिखाई देता है कि पूरे देश में एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है और वो सारी अर्थव्यवस्था को जो है किस प्रकार से एक विजनरी होने के नाते एक दृष्टिकोण जो है वो इस बजट में दिखाया गया कि एक तरफ हरित बजट की बात है, दूसरी तरफ हाईटेक बजट की बात है। एक तरफ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात है तो दूसरी तरफ डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात है। एक तरफ डाटा सेंटर्स को बनाने की बात है और दूसरी तरफ लॉजिस्टिक चेन को मजबूत करने की बात है। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई। अखिलेश यादव बजट को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। उनका तो कहना है कि काम धंधे सब चौपट है। उनके काम धंधे ज़रूर चौपट हैं
और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप जैसों के काम धंधे चौपट ही होने चाहिए ताकि देश का विकास हो सके। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जिनका कहना है कि ये बजट आत्मनिर्भर बजट है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला बजट है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुंटूर के तारीखी जिन्ना टावर तनाज़ा को खत्म करने और शहर के अमनो अमान को बरकरार रखने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मुस्लिम लीडरों ने अहम फैसला किया है। जिन्ना टावर को कौमी तिरंगे के रंगों से रंग दिया गया है। गुंटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में मुस्लिम लीडरों, एमएलए, एमएलसी के साथ मेयर मनोहर नायडू ने इजलास मुनक्किद किया। इजलास में 3 फरवरी को टावर के अहाते में कौमी परचम लहराने का फैसला किया गया। वाज़ेह रहे कि हिंदुत्व ताकतों की जानिब से जिन्ना टावर को मुतनाज़ा बताते हुए सियासी फायदे की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी लीडरों ने जिन्ना टावर को मुनहदिम करने का मुतालबा किया था और यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा लहराने की कोशिश की थी। मकामी आवाम और जेएमसी हुक्काम ने जिन्ना टावर को हिंदुस्तानी रंग में रंग दिया है। जिन्ना टावर के बारे में ये पूरा गड़बड़ करना वो के प्लान था। पूरे मिल को इसे क्या करे, वो तो ऐसे तरीके को बोलने को ये हिसाब से करे तो अब क्या भी रिस्क नहीं है, वो भी जब बोलने का नहीं, बहुत अच्छा काम करे। కలిసి మరి ఇక్కడ జాతీయ పతాక ఎగరవేయడానికి మేమందరం కూడా ఏకైక తీర్మానం చేయడం జరిగింది. మిత్రులారా, మీరు ఒకటే ఆలోచించుకోండి, ఈ భారతదేశంలో మనం పుట్టాం, ఇక్కడే సస్తాం, ఇక్కడే ఉంటాం. పోయే వాళ్ళు ముస్లింలు మత పెద్దలు కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు, కానీ భారతదేశంలో ముస్లిం ప్రతి ఒక్కరు కూడా భారతదేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మేము ఇక్కడ జాతీయ పతాకం ఎగరవేయడానికి మేమందరం కూడా సిద్ధమై ఉన్నామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। मुल्क में कोरोना के यौमिया केसेस में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,61,386 अफराद में मर्ज की तस्दीक हुई है, जबकि मुल्क में कोरोना मरीजों की अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जिससे तशवीश भी पैदा हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,733 अफराद की वायरस से मौत हुई है। तीसरी लहर में एक दिन में अब तक की ये सबसे ज्यादा अमवात दर्ज की गई हैं। इसी दौरान 2,81,109 अफराद डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 167 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को लग चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां पर प्रियंका गांधी अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर रही हैं। कहां से आएंगे? सच्चाई ये है कि पैसे हैं, सच्चाई ये है कि रोजगार के लिए खाली पद हैं, सच्चाई ये है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये करना चाहती थी तो कर सकती थी। सच्चाई ये है कि आपको डबल इंजन की सरकार का वादा किया, लेकिन आज स्थिति इन्होंने ये बना दी है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, इनका ही इंजन ठप हो गया है। मैं जब अपनी बहनों से मिलती हूं, वो मुझे बताती है कि कितनी परेशान है। और इसीलिए जब आपने नारा आप कह रही थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो क्यों आप खुश होती हैं इस नारे को सुन के? क्योंकि आप जानती हैं कि आपका जीवन संघर्ष का जीवन है। आप जानती हैं कि कुछ भी हो, समाज का बोझ आप उठाती हैं, महंगाई का बोझ आप उठाती हैं, जो परिस्थितियां हैं उसका बोझ हमेशा महिला उठाती है। महिला के पास बहुत ज्यादा मौके नहीं है, महिला के पास उसको हमेशा घर भी देखना पड़ता है। चाहे वो बाहर जाके खेती में काम करे, वो घर आएगी, वो घर को भी संभालेगी, परिवार के सदस्यों को देखेगी, वो सुखी हैं, वो अच्छे हैं कि नहीं हैं, सबकी सेहत ठीक है कि नहीं है। कोरोना की मार हुई, सबसे ज्यादा बोझ फिर से आपने उठाया, लेकिन आपको पूरी तरह से नकारा जाता है। जब नेता, राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं तो महिला की बात नहीं करती।
क्या आपको मालूम है कि उत्तराखंड में हर 5 घंटे एक महिला के साथ अत्याचार होता है? हर 5 घंटे। जो पहाड़ी राज्य है, आपको मालूम है कि कितनी मुश्किल होती है स्वास्थ्य सेवाओं को मिलने की। जब आप बीमार पड़ती हैं, गर्भवती होती हैं, तो अक्सर आपको बहुत दूर जाना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए या अस्पताल से कोई सुविधा लेने के लिए। क्या किया इस सरकार ने आपके लिए? आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी महिलाओं में ही है। यहां तमाम महिलाएं बेरोजगार हैं। आशा बहुएं, आंगनवाड़ी की महिलाएं, उनका मानदेय बढ़ाया भी नहीं गया। कितना समय हो गया है? साल हो गए हैं और उनका मानदेय वहीं का वहीं है। मैं जानती हूं, उत्तर प्रदेश में काम करती हूं, वहां आशा बहनें जो हैं, आंगनवाड़ी की बहनें जो हैं, खूब परेशान हैं, संघर्ष करती हैं। जब अपनी आवाज उठाती हैं तो पीटी जाती हैं, उनको जेल में डाला जाता है, उन पर रासुका की धाराएं लगाई जाती हैं। तो आप सोचिए कि कैसी सरकार चल रही है। हर जगह बेरोजगारी है, नौजवान बेरोजगार हैं। हम बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं चुनाव के समय। यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकार चलाते हैं, क्या बात करते हैं? यहाँ आकर धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करेंगे। ये आपको नहीं बताएंगे कि रोजगार कैसे दिलवाए हैं या कैसे दिलवाएंगे, कभी नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि पिछले 5 सालों में इन्होंने कितने रोजगार दिए, क्योंकि दिए ही नहीं, क्योंकि खाली पद पड़े हुए हैं। तो शिक्षा के बारे में, आपके लिए सुविधाओं के बारे में कौन सोच रहा है? ये सरकार का काम होता है। सरकार का काम है आपको सुरक्षित रखना और आपके जीवन को अच्छा बनाना। अगर आप आज भाजपा की 5 साल की सरकार के बारे में सोचें, अपने मन में झांक के सोचें कि उन्होंने क्या किया आपके लिए, क्या आप आगे बढ़ पाए? क्या आपके जीवन में कोई सुविधा आई? क्या पहले से कोई आसानी हुई आपको जीवन जीने में, या आप और भी त्रस्त हो गए? चाहे महंगाई हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, आपने देखा कितना आंदोलन किया। यहां मैं जानती हूं गन्ने का जो बकाया है उसकी इतनी बड़ी समस्या है। अब आप सोचिए पूरे देश भर में जो गन्ने का बकाया है कितना है? 14,000 करोड़। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। कितने के? 16,000 करोड़ के। प्रधानमंत्री जी के 2 हवाई जहाज के खर्चे में पूरा गन्ना का बकाया हो सकता था, पूरा हो सकता था। लेकिन उन्होंने क्या चुना? अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। लेकिन ये आप मीडिया में नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी आलोचना तो मीडिया में होती नहीं है, आप तक ये बातें पहुंचती नहीं है। आप जानते हैं कि किसानों को कितनी परेशानी है, कितना त्रस्त है। आज खाद नहीं मिलती है उनको, तमाम मुश्किलें हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो है इतने बढ़ गए हैं, उससे किसानों पर कितना असर पड़ता है। कोरोना आया, मैं जानती हूं कि कितने लोग उत्तराखंड से दिल्ली में काम करते हैं, किस तरह से उनको कांग्रेस पार्टी ने वापस पहुंचाया। मैं जानती हूं कि उनको वहां पे भगवान पर भरोसे छोड़ दिया गया। एक दिन से दूसरे दिन बताया गया लॉकडाउन है, खुद संभालो, कैसे पहुंचोगे? पैदल पहुंचो। हमने कहा बसों का हम इंतजाम करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी थे उनके लिए हमने कहा हम बसों का इंतजाम करेंगे, उसको भी मना कर दिया। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन जो ऑक्सीजन की कमी है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स में से है। हमारे देश में जितना ऑक्सीजन बनता है वो पूरे देश के लिए काफी था, हर अस्पताल में पहुंच सकता था। 2020 में कोरोना आया, दूसरी लहर 2021 में थी। आपके पास 1 साल था, उस 1 साल में आपने कोई योजना नहीं बनाई। आपने ऑक्सीजन का निर्यात किया, आपने वैक्सीन का निर्यात किया, और जब समय आया तो हिंदुस्तानियों के पास ना वैक्सीन थी और ना ऑक्सीजन। और किस तरह से उत्तराखंड के लोगों ने
कोरोना को सहा, अपने प्यारों को खोया, ये आप मुझसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप किन दिनों से गुजरे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ठीक है, ये परिस्थितियां आप जानते हैं। आप जानते हैं कि महिला परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, दलित परेशान है। जहां देखो परेशानी ही परेशानी दिखती है। आप कुछ खरीदने जाते हैं, वो महंगा हो गया, खरीद नहीं पाते। आपको किसानी करनी है, उसमें कोई सुविधा नहीं है। आपके बच्चों को पढ़ाना है, वो भी नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं। BHEL जैसे उद्योगों को बेचने की योजना हो रही है। आप सब देख रहे हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपति जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, उनके करीबी हैं, वही फूल रहे हैं, फल रहे हैं। तो आपने सुना प्रियंका गांधी को, जो देहरादून से वर्चुअल खिताब कर रही थी। आवाम के मुद्दों और मसाइल की बातचीत की उन्होंने, तो वहीं मरकजी हुकूमत पर फैक्ट्स के साथ तनकीद भी की। आगे बढ़ेंगे। सख्त मेहनत और अज़्म तकरीबन कुछ भी मुमकिन बना सकती है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियर सीजन 2 में हम बहुत से ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने अज़्म के साथ वो कर दिखाया है जो उनकी उम्र में तकरीबन नामुमकिन सा लगता था। यही हमने बायजूस के यंग जीनियर सीजन 2 के इस हफ्ते के एपिसोड में देखा। प्रतिभा के धनी आलपुरा केरला से 10 साल के नीलकंठन नायर। वाओ, नीलकंठन, नमस्कारम। हाउ आर यू? व्हाट इज दिस कॉल्ड? एक बार और करके दिखाओगे? अरे भाई साहब, वेरी रुकिए। अब हम नीलकंठन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आए हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। रेडी नीलकंठन? नीलकंठो, दारा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कलर ही इतना खास क्यों है? जब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बैलेंस होता है एंड वाइस वर्सा, यू आर हेडेड टू बी अ परफेक्ट बीइंग। दैट्स द मेन रीजन व्हाई वी डू कलरी पाइट। हमारी अगली जीनियस सिर्फ 9 साल की हैं और उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली है और इनके हथियार है पेड़, पौधे, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। इन्होंने प्रण लिया है कि 1 लाख पौधे लगाएंगी, जिसमें से कई हजार पौधे ये ऑलरेडी लगा भी चुकी हैं। आइए बैठिए। आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? इस पूरे इंडिया की जो जनता है, वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं अर्थ को।